हेलो कोडर्स। डीएसए की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का भी हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर एक इंट्यूशन डेवलप करेंगे और आखिर में इसे कोड करेंगे। ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम की तरह हमें यहाँ पे कुछ हाइट्स दी गई है और हमें यहाँ पे लार्जेस्ट रेक्टेंगल ढूंढना है इनमें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली वाइट बोर्ड पर चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक बार दिए हुए इनपुट पे वॉक थ्रू करके देखते हैं। अगर हमारे फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे हमारी वैल्यू है 2 से बने हुए इस लार्जेस्ट रेक्टेंगल पे अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होती है। अगर हम 2 पे ध्यान दें तो ये रेक्टेंगल ना ही राइट हैंड साइड और ना ही लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे भी एक्सपांड नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उसके राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से ग्रेटर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। यानी कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल ढूंढते समय हम जिस इंडेक्स पे करंटली प्रेजेंट होंगे उसके राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे करंट इंडेक्स से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल मिल पाएगा। अगर हमें करंट इंडेक्स से उसकी राइट एंड लेफ्ट साइड की बाउंड्रीज ढूंढनी है तो हम करंट इंडेक्स से राइट और लेफ्ट साइड की तरफ इटरेट करके देख सकते हैं, तब तक जब तक हमें उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिल जाती। अगर हम जीरो से राइट हैंड साइड पे मूव करें तो हमारा इटरेशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 1 2 से स्मॉलर वैल्यू है और 1 का जो इंडेक्स होगा वो होगा 1। यानी कि हमारी जो राइट की बाउंड्री होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इटरेशन जीरो पे ही अटका रहेगा। इस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री होगी वो होगी जीरो और राइट हैंड साइड की बाउंड्री होगी 1। अगर हम राइट बाउंड्री में से लेफ्ट बाउंड्री को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें रेक्टेंगल की विड्थ मिल जाएगी और फिर हमारी हाइट इंटू विड्थ से हमें एरिया मिल जाएगा। अगले इटरेशन में हमारी वैल्यू है 1। अभी अगर इस एरे में कंसिडर करें तो 1 हमारे एरे की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर हम यहाँ से 1 से स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ब्रूट फोर्स से हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वापस से जीरो पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे हमारा इटरेशन जब तक हम एरे की लेंथ तक नहीं हिट कर पाते तब तक चलेगा। इसकी वजह से हमारा जो राइट हैंड साइड की बाउंड्री आएगी वो आएगी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एरे। इसीलिए इस केस में हमारा राइट हैंड साइड बाउंड्री 6 पे हो गई और लेफ्ट हैंड साइड बाउंड्री 0 पे हो गई। इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमें अगेन जो विड्थ है वो 6 मिल रही है। 1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 6, तो ये हमारा लार्जेस्ट एरिया बन जाएगा बाय द हाइट ऑफ 1। नेक्स्ट इटरेशन में हमारी वैल्यू है 5। अगर हम 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉलर एलिमेंट ढूंढने के लिए इटरेशन चलाएं तो हमारा इटरेशन फर्स्ट इंडेक्स पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए हमारी लेफ्ट बाउंड्री जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम राइट हैंड साइड पे भी सेम लॉजिक चलाएं तो हमारा इटरेशन एंड होगा एट द इंडेक्स 4। इसीलिए हमारी राइट बाउंड्री 4 हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू आती है 3, लेकिन हमारी अगर विड्थ देखें तो वो है 2। यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जो भी इटरेशंस देख रहे थे वहाँ पे हमारी लेफ्ट बाउंड्री 0 थी, लेकिन इस केस में दोनों बाउंड्रीज लेफ्ट एंड राइट एक्सक्लूसिव है, इसीलिए हमें हमेशा उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। इस केस में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और इसीलिए हमें यहाँ पे 2 विड्थ देखने को मिलती है। 5 इंटू 2 विल बी 10। अब अगले इटरेशन में हमारी वैल्यू है 6। पूरे एरे में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 6 ही है, इसीलिए इससे बना हुआ जो रेक्टेंगल होगा अगर यहाँ से हम लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे अगर इटरेशन चलाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो टर्मिनेट करेगा टू द प्रीवियस इंडेक्स जो कि इक्वल टू 2 होगा। इसीलिए हमारी लेफ्ट बाउंड्री 2 पे सेट हो गया। वही राइट हैंड साइड पे हमारा टर्मिनेशन फोर्थ इंडेक्स पे होगा, इसलिए हमारी राइट बाउंड्री 4 हो जाएगी। अगेन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आएगा, लेकिन जैसे कि हमने पिछले केस में देखा कि हमें उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1, इसलिए 6 इंटू 1 विल बी 6। इसके अगले इटरेशन में हमारी वैल्यू वापस से 2 हो गई है, लेकिन इस केस को अगर हम कंसिडर करें तो 2 से राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ग्रेटर वैल्यूज़ है। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम इटरेशन चलाएंगे तो हमारा टर्मिनेशन सीधा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, वही राइट हैंड साइड पे हमारा टर्मिनेशन एंड ऑफ एरे पे होगा। इस वजह से हमारी लेफ्ट बाउंड्री इस केस में 1 हो जाएगी और राइट बाउंड्री 6 हो जाएगी। फिर अगेन इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो वैल्यू आती है 5, जिसमें से अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाती है वैल्यू 4। 2 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 8 और यही हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा।
अगर हम लास्ट इटरेशन की बात करें तो हमारी लास्ट इटरेशन की वैल्यू है 3। अगर हम 3 को कंसिडर करें तो ना ही उसके राइट हैंड साइड पे और ना ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी ग्रेटर वैल्यू है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे इटरेशन चलाएंगे तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा इटरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। वही राइट हैंड साइड पे हमारा इटरेशन लेंथ ऑफ एरे के केस में टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस केस में हमारी राइट बाउंड्री 6 हो जाएगी और लेफ्ट बाउंड्री 4 हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा और उसमें से भी अगर हम 1 माइनस करें तो हमारी विड्थ आ जाएगी 1। फिर 3 इंटू 1 हमें एरिया दे देगा विच विल बी इक्वल टू 3। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास सवाल ये आता है कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम ध्यान दें तो हम जिस भी इंडेक्स पे है वहाँ से हमें ग्रेटर वैल्यूज चाहिए। ट्रैपिंग रेन वाटर के केस में भी हमें उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ग्रेटर वैल्यूज चाहिए थी। लेकिन एक की डिफरेंस ये था कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे वो हाइट्स कहाँ पे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस केस में हमारे करंट इंडेक्स से लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो भी हाइट्स होंगी वो रिलेटिवली हायर होनी चाहिए। सो इस केस में अगर हम प्रेफिक्स मैक्सिमम और सफिक्स मैक्सिमम या टू पॉइंटर अप्रोच को अगर सोचेंगे तो इट विल नॉट वर्क। इस केस में हमें वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अभी तक जो हमने अप्रोच देखा वो कम्प्लीटली ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अगर हम इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हमें एक तो पूरे एरे को इटरेट करना पड़ेगा और फिर हर एक इंडेक्स से वापस से पूरे एरे को इटरेट करना पड़ेगा। यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन विच विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। लेकिन क्या हम इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? अगर हम इटरेशन पे वापस ध्यान दें तो हमारा राइट हैंड साइड बाउंड्री तभी टर्मिनेट हो रही है जब हमारी राइट हैंड साइड की बाउंड्री की वैल्यू हमारे करंट इंडेक्स वैल्यू से छोटी है। सो जैसे कि इस केस में हमारा रेक्टेंगल टर्मिनेट हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कोई भी टर्मिनेशन नहीं था। हमारा अगला टर्मिनेशन आया 6 के बाद 2 पे आते वक्त। उसके बाद 2 से 3 पे भी हमारा कोई टर्मिनेशन नहीं था। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आती है, जब भी हमारी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तब हमारा रेक्टेंगल एक्सपांड हो पा रहा है। लेकिन जब भी हमारी वैल्यूज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उस केस में हमारा रेक्टेंगल टर्मिनेट हो रहा है। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में ऑर्डर्ड फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है मोनोटोनिक स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक की खासियत यह है कि उसके अंदर हम वैल्यूज़ एक ऑर्डर फॉर्मेट में पुश करते हैं। और इस केस में क्योंकि हमें इंक्रीजिंग वैल्यू की नीड है इसलिए हम इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार हम मोनोटोनिक स्टैक से सॉल्यूशन वॉक थ्रू करके देखते हैं। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक के अंदर वैल्यूज़ पुश करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो वैल्यू हम पुश करने वाले हैं वो हमेशा स्टैक की एग्जिस्टिंग वैल्यू से ग्रेटर हो। सो अभी हम वॉक थ्रू करते वक्त पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है 2। क्योंकि स्टैक हमारा करंटली एम्प्टी है तो हम इस 2 को डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। मोनोटोनिक स्टैक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त बेटर यह रहता है कि आप इंस्टेड ऑफ वैल्यू उस इंडेक्स को स्टैक के अंदर पुश करें। सो इस केस में हम इंस्टेड ऑफ 2 हम 0 को पुश करते हैं। अब इस केस में 0 को पुश करने के बाद हम इटरेशन को आगे लेके जाते हैं। सो अब हमारी इटरेशन की वैल्यू है 1। सो 1 2 से स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए 1 का इंडेक्स स्टैक के अंदर पुश करने से पहले हमें 2 का इंडेक्स स्टैक के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। सो हम पहले 0 को पॉप करेंगे। 0 को पॉप करने के बाद हमें यहाँ की विड्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इस केस में क्योंकि हमारा इटरेशन ऑलरेडी 1 पे है और अगर हम टर्मिनेशन के लॉजिक से देखें तो हमारा टर्मिनेशन भी 1 पे ही होता, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन पे होता। तो इस केस में हमारी राइट बाउंड्री 1 हो गई है। वही हमारी लेफ्ट बाउंड्री क्योंकि हमारे पास और भी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो गई है। सो हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जो हमारी राइट बाउंड्री की जो भी वैल्यू होगी वही हमारी विड्थ होगी। सो यहाँ पे हम सीधा सीधा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम एरिया देगा 2। सो यहाँ पे हम मैक्स एरिया अपडेट करके कर देंगे 2। इसके बाद हम 1 को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। आगे अगले इटरेशन पे हम सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू है 5। अब 5 क्योंकि 1 से ग्रेटर है सो इसलिए हम 5 के इंडेक्स को डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 2। उसके अगले इटरेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारी वैल्यू है 6 जो कि 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम थर्ड इंडेक्स को भी डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते वक्त अगर हम अगला इटरेशन देखें तो यहाँ पे हमारी लेकिन वैल्यू है 2। अब 2 6 से स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए हमें 2 को पुश करने से पहले एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को स्टैक में से पॉप करना पड़ेगा। सो इसलिए हम पहले
3 को यहाँ से पॉप कर देंगे। 3 को पॉप करने के बाद अगर हम 3 की वैल्यू देखें तो वो है 6। अगर हम 6 के लिए कंसिडर करें, हमारा इटरेशन इस वक्त 4th इंडेक्स पे है, तो हमारी राइट बाउंड्री हो गई 4। लेकिन हम लेफ्ट बाउंड्री को कैसे फिगर आउट करें? अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को याद करें तो 6 से लेफ्ट हैंड साइड जाते वक्त सेकंड इंडेक्स पे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 6 से स्मॉलर वैल्यू है। लेफ्ट बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम स्टैक की टॉप वैल्यू पर देखें तो वही उसकी लेफ्ट बाउंड्री होगी। इसीलिए हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे जो कि हमें वैल्यू देगा 2, और जैसे हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखा था तो हमें 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी विड्थ आएगी 1, यानी कि 6 इंटू 1, यानी हमारा टोटल एरिया बन जाएगा 6, और यहाँ पे मैक्स एरिया अपडेट हो जाएगा 6। अभी भी हमारे करंट इटरेशन की हाइट है 2, और अगर हम स्टैक के अंदर के टॉप के इंडेक्स की वैल्यू देखें तो वहाँ पे वैल्यू है 5। सिंस 5 इज़ ग्रेटर देन 2 तो हमें इसकी वजह से 2 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो हम जब 2 को पॉप करेंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी 5, और अब विड्थ ढूंढने के लिए हम वापस से करंट इटरेशन वैल्यू देखेंगे। सिंस करंट इटरेशन वैल्यू अभी भी 4 है, सो हमारा जो राइट बाउंड्री होगी वो अभी भी 4 होगी। लेकिन लेफ्ट बाउंड्री ढूंढने के लिए हम वापस से अगर स्टैक के अंदर देखें तो स्टैक के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू अभी भी प्रेजेंट है। उस 1 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है 1, जो कि 5 से स्मॉलर है। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो बाउंड्री होगी वो 1 पे होगी। सो हमारा जो लेफ्ट बाउंड्री हो गई वो हो गई 1। अब हम जब 4 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 3, जिसमें से भी हम अगर एक और माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 2। सो इस केस में हमारा 5 इंटू 2 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 10, और यहाँ पे हम मैक्स एरिया वापस से अपडेट करके कर देंगे 10। अब इस केस में हमारे करंट इटरेशन की वैल्यू है 2, जो स्टैक के अंदर के प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब हम 2 की इंडेक्स को स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 4 को पुश कर देंगे। आगे बढ़ते हुए अगले इटरेशन पे हमारी वैल्यू है 3। अब 3 क्योंकि 2 से ग्रेटर है तो हम 5 को भी स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो एरे को तो हमने पूरी तरीके से ट्रैवर्स कर लिया है, लेकिन स्टैक के अंदर अभी भी 3 वैल्यूज प्रेजेंट है। सो बिफोर रिटर्निंग एन आंसर हमें स्टैक के अंदर की तीनों वैल्यूज को भी प्रोसेस करना पड़ेगा। सो अब इस केस में हम पहले जो हमारे स्टैक की टॉप वैल्यू है उसको हम पॉप करेंगे। सो हम जब 5 को पॉप करते हैं तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 3। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को वापस याद करें तो 3 से हम जब राइट हैंड साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारा टर्मिनेशन लेंथ ऑफ एरे पे टर्मिनेट हो रहा था। इसकी वजह से हमारी राइट बाउंड्री जो है वो तो 6 हो जाएगी। तो जैसा हमने पिछले इटरेशंस में देखा, तो जैसे हमारे स्टैक के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ है तो हमारा जो प्रीवियस स्टैक के अंदर की वैल्यू होगी वो हमें लेफ्ट बाउंड्री प्रोवाइड कर देगा। इसकी वजह से इस केस में हमारी लेफ्ट बाउंड्री 4 हो जाएगी। सो हमारे विड्थ होगी 6 माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 2, जिसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। सो उसके बाद 3 इंटू 1 हमारा टोटल एरिया हो यहाँ पे हो जाएगा 3। क्योंकि 3 10 से स्मॉलर वैल्यू है तो हम मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम अगले इंडेक्स को भी स्टैक से पॉप करें तो वहाँ पे हमारी वैल्यू है 2। 2 से भी अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो उसका टर्मिनेशन भी लेंथ ऑफ एरे पे है। इसकी वजह से हमारा राइट बाउंड्री वापस से 6 हो जाएगी। अगर हम लेफ्ट बाउंड्री ढूंढने की कोशिश करें तो स्टैक के अंदर की जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो अभी है 1। अगर हम 1 का इंडेक्स देखें, 6 में से 1 को माइनस करें तो हमें आंसर आता है 5। अगर 5 में से भी हम वापस से 1 माइनस करें तो हमें आता है 4। तो हम 2 इंटू 4 करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 8। अब हमारे पास टैग पे सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट है जो कि है 1। अगर हम 1 को भी पॉप करें तो वहाँ पे हमारी वैल्यू है 1। अगर हम इसकी विड्थ ढूंढने की कोशिश करें तो राइट हैंड साइड पे इटरेशन पे जैसे कि हमें पता है कि हमारा टर्मिनेशन होगा एट द लेंथ ऑफ एरे। सो इसकी वजह से राइट हैंड साइड बाउंड्री तो हो जाएगी 6, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टर्मिनेशन होगा जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इस केस में जो राइट हैंड साइड बाउंड्री की वैल्यू है 6, उसे हम डायरेक्टली विड्थ कंसिडर कर सकते हैं। सो 1 इंटू 6 विच विल बी इक्वल टू 6। और क्योंकि 6 अभी भी मैक्स एरिया से स्मॉलर वैल्यू है तो मैक्स एरिया की वैल्यू 10 ही रहेगी।
सो इस केस में अगर हम देखें तो हमें एरे को वैसे तो सिर्फ एक बार इटरेट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इन वर्स्ट केस अगर सारी वैल्यूज़ को हमें अगर स्टैक के अंदर पुश करना पड़ा तो मैक्स टू मैक्स हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा इलस्ट्रेशन समझ आया होगा। अब एक बार हम लीड कोड पे पूरा कोड लिख के टेस्ट आउट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनिशियली एक स्टैक बनाएंगे और हम मैक्स एरिया को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम हमारी टोटल लेंथ को भी स्टोर करके रखेंगे। अब हम हाइट पे इटरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद हमें ये तो पक्का है कि हमें हमेशा वैल्यूज़ पुश करनी है, तो हम स्टैक के अंदर हमेशा जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसे पुश करेंगे। लेकिन कौन सी केस में हम वैल्यूज़ को नहीं पुश करेंगे? क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग स्टैक है, तो उसमें पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैक प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हमारी इनकमिंग वैल्यू हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू से स्मॉलर होगी तो उस केस में हम स्टैक में अपेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन आएगी कि जो इनकमिंग वैल्यू है वो अगर हमारे स्टैक के अंदर की एग्जिस्टिंग वैल्यू से अगर स्मॉलर हुई तो हमें वैल्यू को पॉप करना पड़ेगा। स्टैक के अंदर की अगर हम एग्जिस्टिंग हाइट को पॉप करें, जिसके बाद अगर हम चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर और भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, अगर लेट्स से वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो इस इंडेक्स पे हम करंटली प्रेजेंट है वही उसकी विड्थ होगी। इस केस में हमारी विड्थ हो जाएगी आई। और अगर स्टैक के अंदर वैल्यूज़ प्रेजेंट है तो जैसा कि हमने फर्स्ट केस देखा था कि जहाँ पे करंट इंडेक्स में से स्टैक के अंदर की जो पुरानी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, इससे हमें विड्थ मिल जाएगी। लेकिन हमारा मैक्स एरिया ढूंढने के लिए हमें मैक्स एरिया इज इक्वल टू हमें मैक्स ढूंढना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मैक्स एरिया में से, और जो हमारी अभी हाइट बनी है उसे विड्थ से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हमें जो इंडेक्स हमने पॉप किया उसकी हमें हाइट एंड विड्थ मिल जाएगी और उसके मल्टीप्लिकेशन से उसका एरिया मिल जाएगा। तो इस केस में हमने हमारा फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी स्टैक के अंदर जब ऑलरेडी वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी, जहाँ पे इटरेशन हमारा टर्मिनेट हो चुका है, उसके लिए कंडीशन लिखता है। यहाँ पे हमारा पहला चेक तो वही होगा कि क्या स्टैक ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो जैसे हमने ऊपर लॉजिक लिखा सेम ऑलमोस्ट सिमिलर सा लॉजिक यहाँ पे भी आएगा। हमने स्टैक के अंदर से जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसे रिमूव की, और हमने जैसे ऊपर एक चेक डाला था कि क्या अभी उसके बाद स्टैक में वैल्यूज़ प्रेजेंट है। अगर वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम जो भी हमारी विड्थ होगी वो हमारा जो लेंथ था, टोटल लेंथ ऑफ एरे, उसके इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम वापस से एन के अंदर से स्टैक के अंदर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें से 1 को माइनस करेंगे फिट्स को ढूंढने के लिए, जिसके बाद हम वापस से मैक्स एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैक्स एरिया और जो अब हमारी हाइट आई है और जो विड्थ होगी उसके मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी। ऐसा करने के बाद हमारा जो सेकंड पास था वो भी कंप्लीट हो जाता है और इन द एंड हम मैक्स एरिया को रिटर्न कर देंगे। आई होप सो अभी ये प्रोग्राम चलना चाहिए। इसे रन करके देखते हैं। यस, ये सक्सेसफुल हुआ। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। यस, ये सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, आपको वो इंट्यूशन भी डेवलप हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे या फिर कोई भी क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिखें। और अगर आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसे प्रॉब्लम्स को और भी साथ में सॉल्व करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।